हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज हम जिस पेपर के मैथ्स के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, ये पेपर रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। 1 अगस्त 2021 की ये शिफ्ट है। टाइमिंग 4:30 से 6:30 थी। बाकी कंप्लीट पीडीएफ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हम जो सॉल्व करेंगे, देखो मैथ्स का सेक्शन रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मैथ्स के मिलेंगे और उन्हीं को वन बाय वन बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। बाकी एक डाउट मैं पहले ही निपटा देता हूँ आपका। मतलब ये आंसर की खुद मुझे इंग्लिश मीडियम में मिली है, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में ही अपलोड की है। बाकी हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले। इंग्लिश वाले बच्चों को देखो सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है और हिंदी वाले बच्चों को मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है जैसे कि, तो यहाँ कहते हैं 3 धावक एक सर्कुलर ट्रैक पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं दौड़ने की। मतलब सर्कुलर ट्रैक है और उनमें से देखो एक धावक 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। उसी तरीके से दूसरा धावक एक पूरा चक्कर जो काटता है इस ट्रैक का, वो 45 सेकंड में काटते हैं और तीसरा 54 सेकंड में। अब देखो, अगर जो हम इन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमेशा कितने कितने टाइम बाद तीनों ये मिलते चलेंगे। तो एलसीएम देखो, सबसे पहले हम इनका लेते हैं। जैसे कि 9 से आपको ये नंबर्स कटते नज़र आ रहे होंगे, 4 बारी, 5 बारी और ये नंबर 6 बारी। अगली बारी आप इनको 2 से काट सकते हो। 2 से ये नंबर 2 बारी कटेगा, ये एज इट इज़ रहेगा 5 और ये 3 बारी में कटेगा। अब देखो ये तीनों नंबर्स आगे नहीं कटेंगे, तो आप इनको भी मल्टीप्लाई करा लो, 2 गुना 5 गुना 3। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा एलसीएम है और इतने टाइम बाद, इतने सेकंड बाद ये तीनों मिलते चलेंगे। हमें उनको 5वीं बारी मिलाना है, तो आप इसी टाइम को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये अब टाइम आ गया सेकंड्स में कि जब वो 5वीं बारी मिलेंगे। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना होगा। बाकी देखो 5 गुना 3 15 होता है, 15 गुना 2 30 होता है, 30 गुना 2 60 होता है। तो कुल मिलाकर 45 मिनट बाद, मतलब 45 मिनट बाद ये तीनों 5वीं बारी मिल रहे होंगे। और कितने बजे के बाद? तो सुबह के 6 AM के बाद। तो आंसर होगा 6:45 AM। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ समझते हैं मतलब किस तरीके से हमें डाटा दिखा रखा है। डीआई का क्वेश्चन है। कहता है कि ये तो देखो वर्ष है 2015, 16, 17, 18, 19 और किस वर्ष किस देश ने निवेश पर कितना % ब्याज दिया है, वो दरें आपको बता रखी है। अब डाटा हमें गिवन ये है कि अगर किसी कंपनी ने 2018 में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था और कुल मिलाकर उसको जो दोनों देशों से मिलाकर ब्याज मिला है वो 15,000 रुपये है, तो बताओ 1.5 लाख में से देश ए में कितना पैसा निवेश किया था। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है कि 2018 में कंपनी ने निवेश तो किया है देखो 1.5 लाख का, और 1.5 लाख में से कितना किस देश में किया है वो हम शुरुआत में बता नहीं सकते और पूछा भी वही है। बाकी देखो जो ब्याज दरें हैं ना, वो आपके सामने है। देश बी की ब्याज दर 9% है और ए की जो ब्याज दर है वो है तो 12, बट आप इसको ना 9+3 लिखो। मतलब छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना है, 9+3। और थोड़ी देर के लिए इस 3 को तो बिल्कुल ही भूल जाना है आपको, क्योंकि 3 कुछ नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि बताओ भाई देश बी से कितना % ब्याज मिला, आप बोलोगे 9%। उसी तरीके से देश ए से भी 9% ही आपको मानना है। और अगर दोनों जगह से 9% मिल रहे हैं तो पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरे निवेश पर भी 9% ही ब्याज मिलता। और कितना ब्याज मिलता वो हम निकाल लेते हैं 9% इसका। तो जब आप 1.5 लाख का निकालोगे 9%, तो 2 से 2 ज़ीरो घटी, 15 गुना 9 आप समझते हो 135 होता है और 2 ज़ीरो और 13,500 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिल रहे होते, लेकिन ब्याज तो उसे 15,000 रुपये मिला है। तो ये जो 1,500 रुपये कम ब्याज आपको नज़र आ रहा है ना, वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी आपने ये 3% कैलकुलेट नहीं किया। तो आप बिल्कुल कह सकते हो ए का 3% ही 1,500 रुपये है। और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 3 से नंबर 500 बारी घटा और 500 गुना 100 आप समझ रहे हो 50,000। तो देश ए में 50,000 रुपये इन 1.5 लाख रुपये में से निवेश हुआ था। और बी में भी अगर पूछता तो हम बोलते 1 लाख रुपये।
तो 50,000 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि एक विक्रेता 60 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 25% के लाभ पर बेच देता है। पूछा हमसे ये है कि उसको कितनी पेंसिल, मतलब उसने कितनी पेंसिल बेची होगी ताकि वो सारा कॉस्ट प्राइस अपना कवर कर सके। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने रुपए में उसने 60 पेंसिल खरीदी थी वो सारा का सारा पैसा निकाल सके, कम से कम कितनी पेंसिल बेचकर। अब देखो जैसे कि प्रॉफिट तो यहाँ पर गिवन है 25%, लेकिन असल में 25% जो प्रॉफिट हुआ है ना, देखो ये रुपये में नहीं हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल्स में। समझाता हूँ देखो मैं आपको। इस 25% को देखो आप 1/4 लिख सकते हो, और 1/4 में आप समझ रहे हो कि जो 4 होगा वो तो CP होगा। आप बोलोगे अगर कोई सामान 4 में ख़रीदा तो वही सामान 5 रुपये में बेचा। ये प्रॉफिट आप जो लिखते हो ना, ये रुपये में होता है। लेकिन अगर हम इसको पलट दें तो प्रॉफिट बन जाता है आर्टिकल्स में, और जब भी प्रॉफिट आर्टिकल्स में बनता है तो दोनों जगह पर रुपये बराबर हो जाते हैं। मतलब जितने रुपये में हमने 5 वस्तुएं खरीदी, बिल्कुल उतने ही रुपये में 4 वस्तुएं बेचनी है। अब देखो वस्तुएं उसने 5 नहीं खरीदी, आपको बता रखा है 60 खरीदी है। 5 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12 होगी, और 4 की वैल्यू आप समझ रहे हो 4 गुना 12, यानी कि 48 पेंसिल उसको बेचनी होगी। तो पूरा का पूरा पैसा निकल जाएगा जो उसने खर्च किया था 60 पेंसिल को खरीदने में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, देखो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इसको। कहता है कि जब 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 से पूर्ण विभाजित है को हम 16 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो 12 से पूर्ण विभाजित होती है। अब वैसे तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आप समझते हो 5 टाइम्स 9 होती है, लेकिन 12 से भी डिविजिबल होनी चाहिए संख्या। तो आप इसको 12 से डिवाइड करके चेक करो कि यह नंबर पूरा कटता है या नहीं कटता। अब जैसे 12 से 8 बारी देखो आप समझ रहे हो 96 बनेगा, फिर बचा 3, ऊपर से आपने उतारा 9, और इसी तरीके से जब आप इसको डिवाइड करते चलोगे तो आप शायद समझ रहे होंगे कि लास्ट में रिमाइंडर 3 ही बचेगा, और 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है 3 आप इसमें से माइनस करोगे तो 99996 ये वो नंबर है 5 अंकों का सबसे बड़ा जो 12 से विभाजित होता है। और इसी नंबर को अब आपको डिवाइड करना है 16 से, और जो भी रिमाइंडर होगा वो आपको पता लगाना है। तो इसको 16 से अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि 16 से 6 बारी आप समझ रहे हो 96 बनेगा, बचा 3, ऊपर से आपने 9 उतारा 2 बारी में 32 होता है। अब बचा 7, ऊपर से आपने 9 उतारा तो आप 4 बारी में पढ़ पा रहे हो 64, और अब बचा देखो यहाँ पर 15 और ऊपर से उतारा 6, और 16 गुना 9 आप समझ रहे हो 144 होता है। तो 156 में से जब आप 144 घटाओगे ना तो रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो बचेगा 12। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ कहते हैं देखो कि आपको ना एक घनाभ घनाभ आप समझ रहे हो, देखो क्यूबॉइड। तो छोटे घनाभ की जो डायमेंशंस है, जो मेज़रमेंट है, वो इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, और हमें इस मेज़रमेंट के कितने छोटे छोटे घनाभ हम बना सकते हैं वो पता करना है। और ये छोटे छोटे जो घनाभ हमने बनाने हैं वो इस वाले घनाभ से बनाने हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी है। तो करना क्या होता है, देखो अगर आपको ऐसे छोटे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स, मतलब छोटे घनाभ अगर आपको निकालने हैं तो आप बड़े वाले घनाभ के वॉल्यूम को, आयतन को डिवाइड करोगे प्रत्येक छोटे घनाभ के आयतन से। अब बड़े जो जो बड़ा घनाभ है उसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन देखो सबको पता होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L/B/H। अब L कितना है तो वो 6 मीटर, लेकिन यहाँ देखो सेंटीमीटर चल रहे हैं, तो आप मीटर को ना साथ साथ सेंटीमीटर में बनाते चलो। जैसे आप इसको लिखो 6 गुना 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो चौड़ाई है वो है तो 4.5, बट सेंटीमीटर में बनाने के लिए 4.5 गुना 100। और उसी तरीके से देखो ऊंचाई जो 1.5 मीटर है सेंटीमीटर में होगी इतनी। अब बस आपको डिवाइड करना है छोटे वाले घनाभ के वॉल्यूम से, जो कि बनेगा 12 गुना 9 गुना 6 से।
अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 4.5 से 2 बारी 9 कटता है, उसी तरीके से 1.5 से देखो 4 बारी में 6 कटता है, और 6 से 2 बारी में 12। बाकी 2 गुना 2 4 होता है, आप इस 100 को काट दो 25 बारी, और 4 से देखो फिर से ही आप काटोगे 25 बारी में, तो 25 गुना 25 625 होता है। आगे एक 100 भी आपको नज़र आ रहा है, तो 2 ज़ीरो और लगा दो। तो ऐसे छोटे छोटे घनाभ ना 62,500 बनेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, परसेंटेज से है। कहता है वाई अपनी आय का 45% भोजन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 60% किराए पर खर्च करता है, और बची हुई आय का 50% वो खर्च करता है स्टेशनरी पर, और जो भी अब अंत में पैसा बचा वो उसकी सेविंग्स है। तो जितना पैसा उसने बचत किया है, सेविंग्स की है, वो आपको बता रखा है 550 रुपये है, और पूछा हमसे ये कि उसने रेंट पर, किराए पर कितना पैसा खर्च किया। तो देखो आप इनकम को 100 मान सकते हो, और 100 में से जैसे कि पहला खर्च 45% है, तो 45% 45 ही होगा। फूड पर खर्च हुआ 45। अब 45 खर्च करने के बाद आप समझ रहे हो बचा 55, जिसका 60% उसने खर्च किया है किराए पर। तो 60% जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा देखो 33। तो मतलब रेंट पर जो पैसा खर्च हुआ है वो 33 है, और इसके बाद उसने जो पैसा खर्च किया है देखो वो स्टेशनरी पर किया है, और वो किया है बचे हुए पैसे का 50%। अब इन दोनों को खर्च करने के बाद आप देख पा रहे हो 88 रुपये खर्च हो गए, बचे 22, और 22 का 50% यानी 1/2, आप समझ रहे हो 11 हो गया। तो 11 रुपये देखो स्टेशनरी पर खर्च करने के बाद अंत में जो सेविंग्स उसके पास हो पाई वो 11 रुपये हो पाई। बस इस 11 यूनिट की ही वैल्यू आपको गिवन है 550। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हो 550 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे 50 आ जाएगी, और रेंट पर किया गया जो खर्चा है 33 यूनिट, उसको भी आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आपको मिलेगा 1650। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि 21 से लेके 100 तक नंबर्स को लिया गया, और उनमें से हमने क्या किया कि दो सबसे बड़े प्राइम नंबर्स और दो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स को उठाया। और हमें जो बताना है, देखो बताना क्या है कि जो दो बड़े वाले प्राइम नंबर्स हैं ना, उनकी तुलना में, मतलब दो प्राइम नंबर्स के योग की तुलना में दो छोटे प्राइम नंबर्स का योग कितना प्रतिशत है। प्राइम नंबर देखो आप समझते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के दो ही फैक्टर हो, या तो एक हो, एक के टेबल में आए वो नंबर, या वो अपने टेबल में आए इटसेल्फ, इसके अलावा उसका तीसरा फैक्टर कुछ ना हो। तो प्राइम नंबर देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप समझते होंगे। जो दो सबसे बड़े प्राइम नंबर है, पहले सबसे बड़े प्राइम नंबर की बात करते हैं, 97 होता है, और इससे नीचे आप सोच लेना जो आपको मिलेगा अगला बड़ा प्राइम नंबर वो रहेगा 89। दो छोटे प्राइम नंबर जो आपको मिलेंगे 21 से 100 के बीच, तो पहला तो देखो आपको मिलेगा 23, और दूसरा मिलेगा 29। अब हमें देखो इन दोनों के योग का प्रतिशत निकालना है, इन दोनों के योग की तुलना में। तो यहाँ जब आप योग करोगे तो आपको मिल रहा है 52। तो 52 का प्रतिशत निकालना है किसकी तुलना में, इनके योग में। तो जब यहाँ आप जोड़ोगे 3 आप दे दो 97 को, 100 बन गया, और 86 और बचा, यानी कि 186, और परसेंट के लिए 100। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 28%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखा रखा है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखा रखा है, डीआई का ही क्वेश्चन है। और पाई चार्ट हमें क्या दर्शाता है कि एक गुड़ यानी कि एक सामान को बनाने में कितना खर्च आया है या फिर कितना लाभ हुआ है, वो आपको एक पाई चार्ट के थ्रू दर्शा रखे हैं। अब कहता है कि ऐसे ऐसे 5 सामान पर जो प्रमोशन पर पैसा खर्च हुआ है वो 100 रुपये है। पहली बात तो ये है कि जो 100 रुपये खर्च हुए हैं ना, देखो प्रमोशन के रूप में, वो 5 वस्तुओं पर हुए हैं। तो एक वस्तु पर 20 रुपये खर्च हुए हैं, किस रूप में, प्रमोशन। जबकि आप यहाँ देखोगे ना, प्रमोशन की वैल्यू आपको 0.05 दे रखी है। तो 0.05 की वैल्यू है 20 रुपये, और आपको एक पर, मतलब कि एक सामान पर लाभ का निकालना है कि लाभ कितने रुपए हुआ है। अब देखो आपको नज़र आ रहा है लाभ जो है ना कितने यूनिट है, 0.35। तो बस आपको 0.35 की वैल्यू निकालनी है।
अब आप बड़े ध्यान से देखो, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इसी का 7 गुना ये वाला नंबर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 की वैल्यू 20 है और 7 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 7 गुना 20 होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 140, 140 रुपये का लाभ हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक रेलगाड़ी जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो एक खंबे को ना 5 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। लंबाई का मतलब आप समझ रहे हो, डिस्टेंस होता है। और जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करती है जैसे खंबा, तो ट्रेन को जो चलनी होती है ना लंबाई, वो बिल्कुल अपनी लंबाई जितना ही उसको डिस्टेंस चलना होता है। और डिस्टेंस निकलता है देखो स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड आपको गिवन है 108, लेकिन 108 किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और टाइम आपको सेकंड्स में उसने दे रखा है 5। तो बस अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है 18 से। आप देख पा रहे हो ये 6 बार ही कटता है। 6 गुना 5 30, 30 गुना 5 150। तो ट्रेन ने 150 मीटर इसलिए चला क्योंकि उसकी लंबाई भी 150 मीटर रही होगी। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 टाइम एंड वर्क से है। देखो कहता है कि एक्स अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि वो 12 घंटे रोज़ाना काम करता है। तो देखो जैसे ही आप 10 दिन को 12 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है 120 घंटे। तो आपको कहना ऐसे चाहिए कि x किसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकता है। उसी तरीके से जो y है अकेला इसी कार्य को जो कंप्लीट कर सकता है, वो कर तो 15 दिन में सकता है, लेकिन वो रोज़ाना 10 घंटे काम करता है। तो 15 गुना 10 आप समझ रहे हो, ये काम को 150 घंटे में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले टोटल वर्क बनाना है जो कि इनके एलसीएम से बनेगा और इनका एलसीएम 600 बनेगा। अब क्षमता जो बनेगी वो प्रति घंटे की होगी। एक्स की 5 आ रही है और वाई की 4 आ रही है। तो कहते हैं कि दोनों से हमें ये काम कराना है, जबकि दोनों मिलकर ना 15 घंटे काम करेंगे। 1 घंटे का काम आपको नज़र आ रहा है 9 है और ऐसे 15 घंटे ये काम करेंगे और काम करना कितना है 600। तो बस आपको इतना पार्ट कैलकुलेट करना है। देखो 15 से ये नंबर 40 बार ही कटता है और इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आंसर भी आपको नज़र आ रहे हैं 40/9 दिन में ये काम पूरा होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये मिक्सचर से है। कहता है कि दो लिक्विड है ए और बी और इनका जो रेशियो है ना किसी मिक्सचर में, वो देखो 5:7 है। यहाँ लिख देते हैं कि ये जो दो मिक्सचर है ए और बी, तो इनका रेशियो है भाई 5:7 में। अच्छा, टोटल क्वांटिटी आपको बता रखी है शुरुआती मिश्रण की 2400 मिलीलीटर, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। कहता है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए ए की ताकि जो ये रेशियो है ना पलट जाए, मतलब ये 7:5 हो जाए। अब जो रेशियो आपको बदलना है वो आप बदलोगे ए मिलाने के बाद। चलो ए तो आपको मिलाना है, लेकिन आप सेम किसको रखोगे, बी को। तो बी देखो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है। आप ऊपर 5 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके बी को बराबर कर लो। उसी रेशियो में ए भी चेंज होगा, ऊपर 5 टाइम्स और नीचे 7 टाइम्स। अब ये नंबर्स देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ए की क्वांटिटी यहाँ 25 नज़र आ रही है और यहाँ 35। बी की यहाँ आपको ए की 49 नज़र आ रही है और बी की क्वांटिटी यहाँ 35 नज़र आ रही है। और बी देखो दोनों जगह पर सेम भी है, तो आपको नज़र आ रहा है कि आपने ए को मिलाया 14 यूनिट से, सॉरी 14 नहीं 24 यूनिट से। मतलब 49 में से 25 घटाओगे तो 24 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि 25 और 35 मिलाकर जो 60 यूनिट बनाता है ना, इसी 60 की वैल्यू आपको दे रखी है 2400। तो अगर 60 बराबर है 2400 के, तो एक की वैल्यू आप समझ रहे हो 2400/60, यानी कि ये बनेगी 40। और 24 की वैल्यू बनेगी 24 गुना 40। अच्छा, 24 गुना 40 होता है 960। तो 960 ml आपको लिक्विड ए मिलाना होगा, लेकिन इन्होंने देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा, बट 0.96 आपको नज़र आ रहा है। तो ज़रूर इन्होंने जो पूछना था ना वो लीटर में पूछना था। तो
तो 960 ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो बिल्कुल आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात हो रही है रोम्बस की। रोम्बस का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। देखो बना देता हूँ मैं पहले ही। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है और दो डायगोनल्स होते हैं इसमें, बट दोनों डायगोनल्स ना बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल इसका निकालते हैं हम रोम्बस का, हाफ इंटू D1, मतलब डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 से। और असल में हमें क्षेत्रफल देखो इस रोम्बस का, यानी कि इस समचतुर्भुज का दे रखा है 100। अब इसके अलावा हमें ये भी बता रखा है कि जो इसमें से बड़ा डायगोनल है, बड़ा विकर्ण है, वो छोटे वाले विकर्ण से दुगना है। छोटे वाले को हम D1 मान लेते हैं, और अगर मैं इसको x मान लूँ छोटे वाले विकर्ण को, तो जो बड़ा विकर्ण होगा ना D2, वो इससे डबल है, यानी 2x है। और आपको वैल्यू निकालनी है बस छोटे वाले डायगोनल की, मतलब छोटे विकर्ण की। 2 से 2 काट दो आप। एक्स स्क्वायर आपको 100 नज़र आ रहा है, तो x की वैल्यू 10 होगी, और छोटा विकर्ण D1 आपने x ही माना था, तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं इसके बाद अगले पर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देखो टाइम एंड वर्क से है। कहता है A और B मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 30 दिनों में, और A अकेला उस कार्य का 40% 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो 40% काम करने में 20 दिन, और कंप्लीट काम होता है 100%। और अगर मैं आपसे पूछूं 100% करने में कितने दिन, तो 40 का देखो अगर आप समझ पा रहे हो ये 2.5 गुना होता है 100। या फिर अगर नहीं समझ पा रहे तो 20 को आप 40 से डिवाइड कर लो, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 50 दिनों में ए पूरा काम 50 दिनों में कर सकता है। और वैसे भी अगर आप देखोगे 2.5 गुना है, और 20 का 2.5 गुना भी 50 ही होता है। अब यहाँ से देखो टोटल वर्क बनाते हैं, इनका जो LCM होगा वो होगा देखो 150, और क्षमताएं जो आपको मिलेगी यहाँ पर 5 मिल रही होगी और यहाँ 3 मिलेगी। अब कहते हैं कि कितने दिनों में वाई अकेला इस कार्य का 60% भाग कर सकता है। असल में वाई नहीं, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। तो बी को देखो 60% काम करवाना है टोटल का। टोटल देखो 150 काम था, और उसका 60%। आप ऐसे जब निकालोगे तो 15 गुना 6 यानी कि 90 बनेगा। अब 90 काम हमें कराना है बी से, और बी की क्षमता कितनी होगी, तो देखो दोनों की मिलाकर 5 है, जिसमें से ए की आपको 3 नज़र आ रही है, तो बी की 2 होगी। बस आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, और 45 दिन लगेंगे, 45 डेज। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 था आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बताया है कि एक्स 1 टन पेंसिल खरीदता है 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से। टन का मतलब आप समझते हो 100 होती है, मतलब 1 टन में 100 क्वांटिटी होती है। तो एक तरीके से ना देखो 1 टन का मतलब हो गया 100 पेंसिल उसने खरीदी है, और 2 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 100 पेंसिल्स को उसने 200 रुपये में ख़रीदा, क्योंकि 2 रुपये की एक पड़ रही है। उसी तरीके से 5 दर्जन पेन, 5 दर्जन आप समझ रहे हो, देखो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 दर्जन का मतलब है 60 पेन उसने 5 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं। 60 गुना 5 300। अब हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, बस एवरेज कॉस्ट पूछी जा रही है। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा, टोटल कितना खर्च किया 500, और इस 500 में कितना सामान खरीदा 160। बस सिंपली आप इसको डिवाइड कर लेना, और आपको बहुत आसानी से 3.125 मिल जाएगा। आपको देखो नज़र भी आ रहा है कि 16 थी 48 होता है, और 3 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, आप यहीं छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है कि ए विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है जब वो किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। तो अगर वो इस वस्तु को 5% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है, 25% का जो लाभ हुआ है, देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, और लाभ जो लिया है ना, वैसे तो क्रय मूल्य पर लिया जाता है CP पर, बट यहाँ साफ साफ बोला है विक्रय मूल्य पर लिया है। तो ये 4 असल में ना विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस,
ऊपर वाला एक प्रॉफिट होगा, आप समझ रहे हो, अगर 4 एसपी है, विक्रय मूल्य है, और एक उसमें लाभ भी है, तो सीपी 3 रहा होगा। अब देखो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 800 रुपये, इस 4 यूनिट की वैल्यू है 800, तो एक यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हो 200 होगी, और सीपी यहाँ से 200 से मल्टीप्लाई करने पर 600 मिल गया। अब इसी वस्तु को देखो 5% हानि पर बेचना है, 600 का 5%, मतलब 10% तो देखो 60 ही होता है, 5% का मतलब 30 होगा। तो 30 रुपये हानि पर जब ये बेचेगा इस वस्तु को, तो 570 में बेचेगा। बस यही हमसे पूछा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको बता रखा है कि एक्स मतलब एक ट्रैक है 2 किलोमीटर का, उस पर जॉगिंग कर सकता है 8 मिनट 20 सेकंड में, जबकि वाई जो है 12 मिनट 30 सेकंड में उस ट्रैक को मतलब ख़त्म कर सकता है जॉगिंग करते हुए। दोनों की स्पीड्स का रेशियो पूछा है। अब देखो क्योंकि दोनों के लिए जो ट्रैक है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर है 2 किलोमीटर का, और डिस्टेंस जब बराबर होता है आप समझते हो जो भी रेशियो टाइम का होता है बिल्कुल उसी का उल्टा रेशियो स्पीड का बनता है। तो टाइम का रेशियो देखो आप बना सकते हो, दोनों टाइम आपके सामने है, 8 मिनट 20 सेकंड, या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो वरना सेकंड्स में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें। 8 मिनट तो पूरे हैं, 20 सेकंड का मतलब आप समझते हो 20/60, यानी कि 1/3। तो 8 सहित 1/3 मिनट, जिसको आप लिख सकते हो 25/3 मिनट लिए मतलब एक्स ने, और वाई ने जो टाइम लिया है देखो वो 12 मिनट और 30 सेकंड है। 30 सेकंड का मतलब 1/2 मिनट, तो आप 25/2 लिख सकते हो। बाकी 25 से 25 कटा, और ये देखो पलट जाते हैं, आपको पता है, मतलब 2:3 में बनेगा इनका टाइम का रेशियो, जबकि स्पीड का तो पलट कर आप क्या लिखोगे 3:2, तो स्पीड का रेशियो बनेगा 3:2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 था, आपको नज़र आ रखा है, कहता है कि भाई 2 वर्षों में 30% वार्षिक दर से मतलब 5,000 रुपये पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 साल में मिलेगा और 2 साल में जो साधारण ब्याज है, उन दोनों का अंतर हमसे पूछा है। अब देखो करना क्या है, कई बार मैंने आपको बताया कि x + y + xy/100, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं 2 साल का ना इकट्ठा ब्याज दर बनाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि 2 साल में हमने कुल कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज दिया, और इसी में ही x + y बताता है 2 साल के साधारण ब्याज को। ये पूरा देखो चक्रवृद्धि ब्याज को बताता है 2 साल में, ये 2 साल में साधारण ब्याज को बताता है, तो ये अंतर हो गया। तो बस हम इतना सा पार्ट कैलकुलेट करें, एक्स वाई का मतलब क्योंकि रेट से है और दोनों साल रेट सेम है 30 और 30, तो एक्स का मतलब भी 30 होगा, वाई का मतलब भी 30 होगा, बटे में 100। तो आप बोलोगे जो अंतर बनेगा इन दोनों के बीच परसेंटेज में वो 9% बनेगा, और अभी आपको क्या करना है, बस 5,000 का ना 9% निकालना है, तो 5,000 गुणा में 9/100, तो एक ही स्टेप में देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो और बोलोगे 450 रुपये बनेगा दोनों के ब्याज का अंतर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 था, आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि एक पब्लिक बस 45 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में कवर कर सकती है, तय कर सकती है, और एक प्राइवेट बस की चाल पब्लिक बस से 20% ज़्यादा तेज़ है, तो प्राइवेट बस 90 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना टाइम लेगी। अब देखो आप इसमें कर कैसे सकते हो, जैसे कि 45 किलोमीटर 30 मिनट में, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, कि 45 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में चली है, तो डिस्टेंस बाय टाइम मैंने लिखा है, जिससे स्पीड आ गई 90, तो सरकारी बस यानी कि पब्लिक बस की स्पीड आ गई 90, और प्राइवेट बस की इससे 20% ज़्यादा स्पीड है, तो 90 का जब आप 20% निकालोगे तो आप समझ रहे हो कि ये 18 बनेगा। 18 ज़्यादा का मतलब है कि 108 बनेगी, और आपको 108 की स्पीड से इसको 90 किलोमीटर चलवाना है, मतलब डिस्टेंस 90 और स्पीड 108। तो यहाँ से देखो आपको टाइम मिल जाएगा 18 से 5 बारी और 6 बारी, 5/6 घंटे, जिसको मिनट में बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलोगे 50 मिनट लगेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का है, कहता है कि किसी निश्चित
मतलब मूलधन पर 3 वर्षों में 20% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो 36,400 रुपये है। हमें क्या करना है, इसी प्रिंसिपल पर मतलब इसी मूलधन पर दुगनी ब्याज दर पर और दुगने वर्षों में साधारण ब्याज निकालना है। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंसिपल निकालोगे। यहाँ देखो आपको नज़र आ रही है दर 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और 1/5 में असल में 5 बता रहा है प्रिंसिपल को, 1 इंटरेस्ट है। आप प्रिंसिपल में जोड़ोगे तो अमाउंट को 6 बोलोगे, और 3 साल तक ऐसा हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल सेम रेशियो बनता है, इसलिए मैंने 3 पावर लगा दी। 5 की पावर 3 आप समझते हो 125 होती है, और 6 की पावर 3 आप समझते हो 216 होती है। तो कोई भी 125 रुपये 20% पर अगर आप निवेश करते हो तो 3 वर्षों में वो 216 रुपये हो जाएंगे, और इनका जो अंतर है वो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और वो बन रहा है 91। अब इस 91 की वैल्यू देखो आपको दे रखी है, मतलब ब्याज आपको दे रखा है 36,400, और आप देख पा रहे हो 91 4 बारी में तो 364 को काटता है, और 2 ज़ीरो और भी है। 1 यूनिट की वैल्यू देखो 400 होगी। प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो 125 यूनिट है, तो प्रिंसिपल आप बोलोगे 125 गुना 400 होगा। अब हमें इसी प्रिंसिपल पे देखो दुगनी दर से, दुगनी दर का मतलब 20 का दुगना 40, 40% की दर से, और पहले से दुगने समय 3 साल पहले थे उसका दुगना 6 साल, इसका निकालना है साधारण ब्याज। आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, देखो 2 से 2 ज़ीरो कटी, और 125 गुना 4 आप समझते हो 500 होता है। 500 का आप 6 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3,000 होता है, और 3,000 की गुना जब आप करोगे 4 में तो 12,000 होगा, और 1 ज़ीरो और भी थी, तो 1,20,000 रुपये देखो यहाँ से मिलेगा साधारण ब्याज। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, और यहाँ पर आपको ना एक हिस्टोग्राम दिखा रखा है, और बता रखा है कि 0 से लेके 10 तक, मतलब इन मार्क्स में इतने बच्चे थे। 8 बच्चों के नंबर 0 से 10 तक है, 18 बच्चों के नंबर 10 से 20 के बीच में है। इस तरीके से आपको डाटा दिखा रखा है। कहता है कि 100 नंबर का कोई पेपर हुआ था और 40% वाला पास है। 100 का 40% आप समझ रहे हो 40 होता है, जिसके 40 नंबर से ऊपर है वो पास है, 40 या 40 से ऊपर। अब आपको बताना है कि जितने बच्चे यहाँ फेल हुए हैं वो कितना परसेंट है कुल बच्चों का। तो देखो जो फेल हुए होंगे ना बच्चे वो यहाँ तक हुए होंगे, तो आप इन सब को जोड़ लो। जैसे 8 और 18 आप समझ रहे हो 26 होता है, 26 और 22 कितना होता है, तो ये आपका होता है 48, और 48 और 18 यानी कि 66। 66 बच्चे फेल हुए आउट ऑफ कितने में से, तो देखो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और ये सबको जब आप जोड़ोगे ना तो ये 200 बन जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, और परसेंट के लिए 100, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 33% बच्चे हुए फेल। बाकी यहाँ देखो भाई ये पेपर ख़त्म होता है, जल्द मिलते हैं किसी और आंसर की के साथ। जब तक आप इस पेपर को कंप्लीट करो। थैंक यू।